ऑफिशियली अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। नाइन्थ और टेंथ की मैथमेटिक्स में जो हमारे पास स्टार्टिंग चैप्टर है वो पढ़ा था। अपनी स्लाइड पे जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है? कोई डिफाइन कर सकता है बेटा सेट को? जी बेटा नरेश बताएं। A collection of distinct and well-defined objects is called a set. A collection of distinct and well defined objects। राइट बेटा। सुमैया क्या बताएंगे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वाजियात करना। एंड वजाहत वजाहत करना। वेल डिफाइंड जो वाज़े हो बेटा, वजाहत करना डिफाइन करना नहीं, जो बिल्कुल डिफाइंड हो मतलब वाज़ा हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट? सर जो अलग अलग हो। जो अलग अलग हो। बेटा यहाँ पे पीपीटी आप सबको शो हो रही है? यस सर। जी हाँ सर। Yes, sir. Okay. Now, set is a collection of distinct and well-defined objects. बेटा ये माइक किसका ऑन है? बेटा माइक काइंडली अपना ऑफ कर दें। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बेटा कुछ मुझे कॉमन एग्जांपल्स दे सकते हैं सेट की? आप में से कोई जिसमें डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो, इस तरह की कोई बेटा एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं? जी बेटा सूरज। सर फॉर एग्जांपल टी सेट, डिनर टी सेट। सेट, डिनर सेट। बेटा डिनर सेट में क्या क्या उसमें होता है? डिनर सेट में सर चमचे होते हैं, प्लेटें होती जी हैं सर, जी। ऐसी चीजें। और टी सेट में बेटा? टी सेट में सर चाय सर कप होते हैं और प्लेट होती है छोटी सी, और सर ट्रे होता है। ट्रे होता है, केटल होती है, जी स्पून्स भी होते हैं शायद उसमें। ओके, जी सर। वेरी गुड बेटा। नाउ आप लोगों ने काफी हद तक इसकी डेफिनेशन सही बताई है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जैसे कि सूरज ने अभी दो एग्जांपल्स दिए हमें। एक हमारे पास टी सेट होता है और डिनर सेट होता है, जिसमें डिस्टिंक्ट चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। प्लेट्स अलग होती हैं, चम्मच अलग होते हैं, प्याले अलग होते हैं, हर एक चीज जो है वो सेपरेट होती है। और साथ में क्या है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे चम्मच हो गए, कप हो गए, प्याले हो गए, वो सारे के सारे वेल डिफाइंड है। मतलब हमें कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि इस चीज को समझने में हमें कोई भी दो राय नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे नीचे वेल डिफाइंड का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेल डिफाइंड मींस अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। तो बेटा जैसे कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि एक चीज जैसे प्लेट की एक प्रॉपर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं कर रही। यहाँ पे बेटा नीचे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज एंड द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। अच्छा बेटा, कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कोई बता सकता है? क्या ये वेल डिफाइंड है? पहले मुझे ये बताएं कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज क्या ये वेल डिफाइंड है?
जी नो सर, ये वेल डिफाइंड नहीं है सर। वेल डिफाइंड नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? आप में से मुझे कोई और बताए ये चीज। जी अस्मा, ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? माइक अपना ओपन करके बताएं कि ये चीज वेल डिफाइंड क्यों नहीं है। अस्मा, आवाज आ रही है आपको? चंदर बताएं बेटा। सर इसलिए क्योंकि सर स्टोरी सर कुछ लोगों को अच्छी लगती है पर सर दूसरे लोगों को सर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए सर वेल डिफाइंड नहीं है। वेरी गुड बेटा, कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। अब स्टोरीज जरूरी नहीं है कि सभी को एक ही स्टोरी अच्छी लगे, क्योंकि अगर एक चीज स्टोरी आपको अच्छी लग रही है और एक स्टोरी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो दैट मीन्स कि उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसमें नहीं आ रही है कि जो इसको सेट का मेंबर बनाए। अगर यही चीज हम कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स में भी देखें, अब फूड्स तो बहुत सारे टेस्टी है, किसी को बिरयानी पसंद है लेकिन किसी को शायद बिरयानी ना पसंद हो, तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या बिरयानी इस सेट में होगी या बिरयानी को इस सेट में नहीं रखना, क्योंकि कुछ के लिए तो ये टेस्टी फूड है और कुछ के लिए ये नहीं भी है। इसी तरीके से बहुत सारे फूड्स हैं जो किसी को पसंद होते हैं और किसी को नहीं। अगर इसी तरीके से कोई भी सेट आपके सामने आ जाए, अगर उसके एलिमेंट्स उस पे प्रॉपरली फिट बैठते हो, मतलब उनकी एक खास कोई प्रॉपर्टी हो जिससे वाज़ा तौर पे पता चले कि ये हाँ इसका एलिमेंट है, देन वी विल कॉल इट अ सेट। अगर उसका एलिमेंट वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो चीज सेट भी नहीं है। उसके बाद बेटा सेकंड जो आपके पास सेट में आ जाती है बात, वो होती है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब ही है अलग अलग या मुख्तलिफ। सेट में अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसको हम हमेशा एक सिंगल टाइम ही लिखेंगे, वो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर एक ही किस्म के 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो सेट में हम हमेशा वो एक ही शो करेंगे कि इस सेट में ये चीज है। जैसे डिनर सेट में अगर 6 प्लेटें हैं तो हम 6 अलग अलग प्लेट्स शो नहीं करेंगे, हम सिंपली पुट करेंगे कि प्लेट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिनर सेट, मतलब उस सेट में प्लेट भी है। जैसे यहाँ पे एक बेटा छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्मॉल। अब स्मॉल एस है, एम है, ए है और डबल एल है, तो हमेशा हम जो यूज करेंगे वो सेट, अगर इसका स्मॉल वर्ड के लेटर्स का लिखना है तो हम SMAL लिखेंगे। एल को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम एल को एक ही बार लिखेंगे। दैट शोज दैट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हम एल को 2 बार शो करेंगे दैट मीन्स कि वो सेट नहीं है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड तो है लेकिन वो डिस्टिंक्ट उसके एलिमेंट्स नहीं है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की? यस सर। यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़े बेटा। सेट नोटेशंस। जी बेटा, सेट नोटेशन, सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई मुझे बताएगा कि सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट सेट को? मैं कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में। अच्छा वेरी गुड बेटा, कैपिटल लेटर्स में। अच्छा, इसके मेंबर्स को? ब्रैकेट्स में और कॉमा से सेपरेट करते हैं। अच्छा, कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट्स में, लेकिन क्या हम कैपिटल लेटर से उसके मेंबर्स को शो कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो क्या यहाँ पे हम जो वॉवेल्स होते हैं AEIOU, क्या उसको हम कैपिटल लेटर्स में सेट के अंदर शो करेंगे? नो नो सर। सर। नो सर, सर वो No, ऑलवेज sir. स्मॉल स्मॉल लेटर्स में हम शो करेंगे। जी बेटा, यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस ये आ रहा है कि जो सेट खुद सेट है हमारे पास, एक कंप्लीट सेट को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा किसी ना किसी ABC के कैपिटल लेटर से यूज करेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब हम उसके एलिमेंट्स पे आते हैं, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम हमेशा स्मॉल ABC के लेटर से शो करेंगे। एलिमेंट्स को हम कभी भी जो है वो कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करेंगे।
और हमेशा जो हम सेट लिखते हैं तो उसको हम क्लोज करते हैं ब्रेसेस के साथ या ब्रैकेट्स के साथ। जो करली ब्रैकेट्स होती हैं उनके साथ हम उसको क्लोज करते हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं। अच्छा बेटा, आप एक बात और याद रख लें कि यहाँ पे मैंने अभी भी 2-3 वर्ड्स यूज किए हैं जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए। अब एक तो हम उसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि ये सेट का ऑब्जेक्ट है, और दूसरा वर्ड हम इसके लिए मेंबर भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हम एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेट ऑफ पेट्स है जिसको मैंने ए से शो किया हुआ है। इसमें काउ, हॉर्स, गोट और पेट्स बहुत सारे हैं। कैट हो गया, और भी बहुत है बेटा। तो यहाँ पे जो काउ, हॉर्स और गोट है, ये बेटा इसके मेंबर्स हैं जो मैंने शो किए हुए हैं। तो ये जो काउ, हॉर्स और गोट है, इसको हम बेटा कह सकते हैं कि ये काउ इस सेट ए का या सेट ऑफ पेट्स का मेंबर है। इसका ऑब्जेक्ट भी इसे हम कह सकते हैं, और इसे इसका हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये बेटा तीनों वर्ड्स आपको जहन में होने चाहिए कि ये तीनों चीजें हम बोल सकते हैं। यहां तक बेटा बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। ओके बेटा, नीचे हम सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द सिंबल। एक सिंबल दी हुई है जो एक ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन इसे बोला जाता है, जो ई की तरह ही है लेकिन थोड़ा राउंडेड है। ई की तरह ही है लेकिन राउंडेड है। इसका मतलब होता है बेटा, जब ये हम सिंबल यूज करते हैं दैट मींस इट शोज मेंबरशिप। और इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या इसको ऐसे पढ़ते हैं कि इट बिलोंग्स टू, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि इट इज अ मेंबर ऑफ। और वहीं पे उसके आगे बेटा एक और सिंबल दी हुई है, सेम सिंबल है लेकिन उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, क्रॉस लगा हुआ है, एक लाइन से कट मारा हुआ है। तो बेटा वो जो शो है वो नेगेटिविटी शो करता है। ई हमारे पास जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये मेंबर है, ये मेंबरशिप शो करता है। और ई के ऊपर अगर हम लाइन लगा लेंगे तो वो जो हमें शो करेगा वो ये शो करेगा कि ये उसका मेंबर नहीं है, ये उसका एलिमेंट नहीं है, या सिंपली हम इसको रीड करेंगे कि डज नॉट बिलोंग टू। यहाँ तक बेटा ये दोनों सैंपल्स क्लियर है? सर ये जो सिंपल है Yes. सर इसे क्या कहते हैं सर? ये बेटा एप्सिलॉन शायद कहते हैं इसे, श्योर नहीं हूं मैं। एप्सिलॉन एक छोटा ई आता है, उसको एप्सिलॉन कहते हैं, ये शायद कैपिटल है उसका। मे भी बेटा मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में। थैंक यू सर। ओके बेटा, सो बेटा यहाँ तक बाकी बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, फॉर्म्स टू एक्सप्रेस अ सेट। बेटा सेट को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से फॉर्म्स है आपको पता है? यस सर। Yes, sir. यस। Yes, sir. अच्छा बेटा, तो Yes, sir. जी सुमैया बेटा आप बताएं कौन कौन से फॉर्म्स हैं सेट के। सेट को किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? Descriptive form, tabular form, set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म। आप में से बेटा कोई और बताएगा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? सर मैं आई? ओके बेटा, टेल मी। सर सेट की वो फॉर्म जिसमें हम सेट को स्टेटमेंट के जरिए उसको डिस्क्राइब करें, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है सर। स्टेटमेंट के इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। वेरी गुड। बेटा स्लाइड नंबर 4 आपको शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो Yes, sir. फॉर्म है सेट को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। If a set is described with the help of a statement, it is called as descriptive form of a set.
अब किसी भी सेट के लिए हमारे पास अगर हम सिंपली एक स्टेटमेंट में उसको इन अ वर्ड फॉर्म, या फिर स्टेटमेंट का मतलब है एक सेंटेंस की शक्ल में, अगर हम एक कंप्लीट सेट की डिस्क्रिप्शन एक स्टेटमेंट मतलब एक वर्डिंग की शक्ल में, एक जुमले की शक्ल में अगर हम पूरे सेट को डिफाइन करें, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि ये सेट जो है हमने वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको एक स्टेटमेंट के जरिए, एक जुमले के जरिए हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़े भी होंगे, उनके हर हर एक अलग अलग के चैप्टर्स रहे हैं। जैसे बेटा एन, एन जो है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को शो करने के लिए सिंबल यूज करते हैं, शायद आपको ये भी पता हो। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बेटा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? सर Yeah. 0 1 2 3 से 1 2 3 4 काउंटिंग। बेटा एक साथ सारे नाम बोले एक एक करके। जी सिंधिया आप बताएं। May I? सिंधिया। जी नरेश आप बताएं। सर जो 0 से स्टार्ट और कभी खत्म ना हो वो नेचुरल नंबर होता है। Sir, may I? 0 से स्टार्ट हो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा को सूरज वेट बेटा, जी इसके अलावा बेटा और कोई? सिंधिया आवाज आ रही है आपको? जी चंदर बताएं। सर जो 1 से शुरू हो से खत्म ना हो। वेरी गुड बेटा, जो 1 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में बेटा डिफरेंस यही है कि होल नंबर्स में हमारे पास कंप्लीट नंबर ऑफ डिजिट्स जो इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वो सारे आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है। और जो नेचुरल नंबर है उसे हम आम तरह से काउंटिंग डिजिट्स भी कहते हैं। तो काउंटिंग डिजिट्स में जीरो कभी भी नहीं आता, जीरो से हम किसी चीज को काउंट नहीं करते, हम हमेशा 1 से काउंट करते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे पास हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता रहता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद एक और सेट है Z, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा बेटा, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? Sir, may I? यस बेटा। Sir, 0, minus plus हम्म। 1, minus plus 2, minus plus 3, so on. -+3 एंड सो ऑन। यहाँ पे बेटा मैंने Z शो किया है, उसके ऊपर ना प्लस है ना माइनस है। तो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमारे पास, क्योंकि नंबर्स हमने शायद पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर्स पॉजिटिव भी है और नंबर्स नेगेटिव भी है, और एक नंबर है 0 जो हमारे पास ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इसको हम एक पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं, लेकिन ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है। तो ये सारे जो नंबर्स किसी सेट में आते हैं उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। और बेटा एक पी सेट लिखा हुआ आगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं किसे हैं? Sir, may, किसी को sir, बेटा may पता I? है प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? वेट सूरज, एनीवन एल्स बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स? हफ्सा, हफ्सा आपको आवाज आ रही है बेटा? अलिशबा? सर बदी अदब को जी बेटा। सर जमा 2 4 6 8। बेटा ये जो आप बता रहे हैं ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। अच्छा रमेश, रमेश, यस सर। रमेश बेटा रमेश। यस सर। सर 1 1 3 4 5 3 5 9 सर ये प्राइम नंबर है। Sir, may I? सर 2 3 5 7। बेटा प्राइम नंबर्स, पहली बात के आप में से कुछ बता रहे हैं थोड़े बहुत सही थोड़े बहुत गलत। प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं हमारे पास
जिनको बेसिकली कोई भी और टेबल खुद के सवा ना लगे, एक 1 का लगे और दूसरा खुद का नंबर लगे, और 1 को हम प्राइम नंबर्स में नहीं काउंट करते। इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं जिसको खुद का टेबल और 1 का टेबल लग रहा हो, ऐसे डिजिट्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जिसमें हमारे पास 2 है जो ओनली एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, देन 11 है, 13 है। बेटा इस तरह से जो भी नंबर्स हैं जिनको खुद का टेबल ही लगे और कोई इसके अलावा टेबल ना लगे, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इस तरह से ये सेट भी कंटिन्यू है। और लास्ट में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो सेट ऑफ होल नंबर्स। बेटा होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। बेसिकली यही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में हम 0 को इंक्लूड करते हैं। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? इन सारे जो भी 4 सेट्स हमने, जी बेटा सूरज क्या कह रहे थे आप? सर प्राइम नंबर्स के अलावा सर एक और सेट आता है जिसे मीन्स 2 से मीन्स उसका 2 से ज्यादा उसको टेबल लगे सर, तो उस सेट को क्या कहते हैं? उसके लिए बेटा कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है। जी जी सर, तो ही उस सेट को कुछ कहा तो जाता होगा या ना? सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर। जी बेटा, जब ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर जिसमें हमारे पास जो है मल्टीपल टेबल्स उसको लग सकते हैं, खुद का भी लग रहा हो और अगर दूसरा कोई भी टेबल लग रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एक होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर जिनको सिर्फ सेल्फ टेबल ही लगे, और बाकी जो नंबर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, जिसको हम सिंपली इन वर्डिंग फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो उसमें हम प्राइम नंबर्स को नहीं लिखेंगे और बाकी सारे जो है वो कंपोजिट नंबर्स लिखेंगे, और उसको हम बोलेंगे बी के सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। बड़ा क्लियर है ये बात? थैंक यू सर जी। अच्छा, यहाँ तक जो भी हमने अभी 4-5 एग्जांपल्स दी थी, ये सारे सेट बेटा आपको अच्छे तरीके से जहन में होने चाहिए। मैंने यहाँ पे फिलहाल तो हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्क्राइब करना था, लेकिन मैंने आपके सेट से इसलिए पूछा है क्योंकि अब जो मैट्रिक क्लास की लेवल है, यहाँ पे आपको इन सारे सेट्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। इसकी डिटेल हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। बेटा सेकंड फॉर्म है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो एग्जैक्ट एलिमेंट्स है, हमें एलिमेंट्स का अगर हमें पता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो एग्जैक्ट एलिमेंट्स हम लिस्ट आउट करते हैं और हर एक एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और उनको इनक्लोज करते हैं करली ब्रैकेट्स में। अगर इस तरह से कोई भी सेट लिखा हुआ हो तो उसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है और इसको हम बेटा रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, सेट ए इज इक्वल टू AEIOU, A कॉमा E कॉमा I कॉमा O कॉमा U। तो बेटा यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हमने सेपरेट किया हुआ है कॉमा के साथ, और कंप्लीट एलिमेंट्स को हमने इनक्लोज किया हुआ है करली ब्रैकेट्स में। अगर इस तरह से बेटा कोई भी सेट करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड हो और कॉमा के साथ उसके सारे एलिमेंट्स हमने सेपरेट किए हुए हो, तो ऐसे जो सेट लिखने के फॉर्म है या सेट राइटिंग फॉर्म है उसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये बेटा बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक और सी सेट है जिसका एग्जांपल है बेटा 3 6 9 कॉमा फिर डॉट 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 दिया हुआ है। बेटा इसका मतलब है कि ये सेट कंटिन्यू है अप टिल 99, अप टिल 99। इसके बीच में क्योंकि ये सेट थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने बीच में डॉट डॉट मेंशन किया है। इसका मतलब है कि ये सेट कंटिन्यू इसी तरीके से चल रहा है, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15, 18, इस तरह से बेटा ये डॉट डॉट का मतलब है कि 9 के बाद कंटिन्यू है टिल 99। अच्छा, एक और बात बेटा, अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डॉट डॉट होते और लास्ट में कोई मेंबर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये सेट बिल्कुल कंटिन्यू रहता और कभी खत्म नहीं होता। और लास्ट में हमने एक और सेट शो किया हुआ है जिसको मैंने M से रिप्रेजेंट किया है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। बेसिकली ये 3 गेम्स है, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। अब यहाँ पे भी बेटा हमने लिखा वर्डिंग में हुआ है, फुटबॉल का नाम लिखा हुआ है, कोई नंबर या कोई ABC सिंपल नहीं है, लेकिन हमने इसको एलिमेंट्स को सबको कॉमा से सेपरेट किया हुआ और ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया हुआ है, तो इसको भी हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म, या दूसरा इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। यहाँ तक बेटा क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर।
Yes, Yes, sir. sir. बेटा क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक तो बेटा पूछ लें अभी। No, नो sir. सर। ओके बेटा। No, sir. बेटा जो थर्ड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप में से कोई बेटा बताएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सर जो सिंबल्स से शो हो। जो सेट सिंबल्स से शो हो। बेटा माइक किसका ऑन है? अस्मा बेटा आप माइक ऑफ कर दें। जी चंद्र आप बताएं। सर मैं आए जी बेटा बताएं। सर सेट की वो फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करें और जिस उसका कॉमा वाला कैरेक्टर है वो सिंबल्स में दें। जी बेटा बिल्कुल सही आपने भी बताया और अलिशबा ने बिल्कुल बेटा सही बताया कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्राइबिंग द कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल मेंबर्स यूजिंग सिंबल्स। इसका मतलब बेटा किसी भी सेट को हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करें एक कॉमन कैरेक्टर के साथ, और उसके साथ उसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम सिंबल्स यूज करें तो इस तरह से अगर कोई भी सेट हम लिखते हैं तो उस सेट को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि एक सेट में आया हमारे पास 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 12 एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो चाहे वो इन्फिनिटी तक जा रहे हो, लेकिन उनको हम शो करने के लिए कोई भी एक कॉमन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर चूज करेंगे और देन उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। इस तरीके से अगर हम कोई भी सेट एक कैरेक्टर के साथ और यूजिंग सिंबल्स उसको कंप्लीट मीनिंग दे तो इस तरह के जो सेट लिखने का फॉर्म है उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ पे बेटा एक सेट शो हुआ है ई से। ई को हमें शायद पता है कि सेट ऑफ इवन नंबर है और ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि एक्स, फिर एक लाइन लगी हुई है, इस लाइन का मतलब है सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। यहाँ पे हमने थ्रू सिंबल्स इस पूरे सेट को एक ही कैरेक्टर में इनक्लोज किया हुआ है और वो कैरेक्टर हमने चूज किया है कि एक्स है, और फिर हमने एक्स को डिफाइन किया है कि एक्स एक्चुअली है क्या। पूरे सेट को हम एक ही कैरेक्टर के अराउंड बेटा रिवॉल्व कर रहे हैं कि इस सेट में जो है वो मेंबर एक्स है, और फिर हम फर्दर एक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्स क्या है। और आगे लिखा हुआ है बेटा एक्स इज एन इवन नंबर, मतलब कि ये वो सेट है जिसमें कोई भी इवन नंबर होगा। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है एंड वी कैन रीड इट एज E is set of element x such that x is an even number। इस तरह से बेटा हम इसको पढ़ेंगे। जो ये लाइन लगी हुई है x के बाद इसको हम such that पढ़ते हैं, x such that x is an even number। तो बेटा x क्या है? हमारे पास इवन नंबर है। अब इवन नंबर हमारे पास कौन से हैं? 2 4 6 8 10, और ये कंटिन्यू चलते जाएंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे वो इस सेट में आ जाएंगे। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. अच्छा कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, 3 ए बी और सी सेट है। इसमें बेटा आप में से कोई 3 बंदे आए जो ये 3 एग्जांपल्स पढ़े एक एक करके। जी चंदर बेटा रीड करें। फर्स्ट एग्जांपल चंदर। सुमैया आप पढ़े फर्स्ट एग्जांपल बेटा। Yes, sir. A equal to curly bracket such then x is a solar month of a year. ऑफ अ ईयर, एक्स सच दैट एक्स इज अ सोलर मंथ ऑफ अ ईयर। और बेटा बी सेट कौन पढ़ेगा? समय पाऊँ? सर मैं आए जी बेटा चंदर आप पढ़े। The x such that x belong to natural number and
x is greater than 1 and less than 5. X. B is a set of member x such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than 5. अच्छा, इसमें बेटा कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे बी सेट में? सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। सर मैं सर मैं बताऊं? सर 2 3 4 1 to 5. जी बेटा 1 to 5 किसने कहा है? सर मैंने। जी बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इस पे गौर करें कि जो x हमारे पास है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या 1 से ग्रेटर है बेटा? ना सर। सर 2 से 4 तक। 2 से 4 तक, क्योंकि 5 से हमने लेस लिखा हुआ है। 5 से हमने लेस Yes, लिखा sir. हुआ है और 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर बेटा 2 से स्टार्ट होगा हमारे पास और ये 4 तक सेट जाएगा। मतलब इसमें 3 मेंबर है हमारे पास, 2 3 और 4। और बेटा थर्ड सेट लिखा हुआ है सी, उसको कौन पढ़ेगा आप में से? बेटा आमना रशीद सुन रही है मुझे? आमना, अमोलक बेटा आप सुन रहे हो? अमोलक नहीं है यहाँ पे। गणेश, गणेश आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर मैं बताऊं? जी बेटा आसमा बताएं। सर x such that x is belonged to whole number. x such that x is a member of या x belongs to whole numbers। बेटा मतलब इसमें इस सेट में कौन कौन से मेंबर्स होंगे? सर whole number होंगे सारे। कौन कौन से बेटा होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? अभी बताया था। सर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर खत्म नहीं होते। अच्छा वेरी गुड। 0 1 2 3 4 और कंटिन्यू चलते रहते हैं। अच्छा यहाँ पे बेटा एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स लिखे हुए हैं। जो सिंबल्स हमें यहाँ पे कुछ काम आएंगे। जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है उसको हम पढ़ते हैं सच दैट, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा अभी सही। और एक बेटा छोटा सा कैप बना हुआ है उसको हम पढ़ते हैं एंड। उसके बाद होता है बिलोंग टू और देन ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें बेटा दो सिंबल्स अभी और भी आ सकते हैं जो कि अभी मेरे जहन में आ रहे हैं। जो बेटा ग्रेटर देन और लेस देन की सिंबल है, अगर इसके नीचे वाली जो लाइन है इसके साथ हम अगर एक और लाइन बना देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। बेटा ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जी बेटा इसको आपने पहले Yes, पढ़ा भी sir. होगा। अगर हम ग्रेटर देन की साइन है उसके नीचे एक और लाइन लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। और लेस देन के नीचे भी अगर ऐसे ही लाइन लगा दें तो हमारे पास ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। अब इसी की शक्ल में मैं इस बी सेट पे दोबारा आना चाहूंगा। अगर बेटा यहाँ पे मैंने जो दोनों सिंबल्स है उसके नीचे में एक एक लाइन लगा दूं तो इस सेट के मेंबर कौन कौन से होंगे? कोई बताएगा बेटा? सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। सर मैं सर 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक, वेरी गुड। क्योंकि बेटा अगर हम नीचे लाइन लगाएंगे तो दैट मींस के x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इक्वल टू मतलब एक के बराबर भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसमें 1 भी आएगा। और अगर लेस देन के लिए नीचे भी अगर एक लाइन होगी तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से लेस भी है और 5 के इक्वल भी हो सकता है। दैट मींस कि हम इसमें 5 भी इंक्लूड करेंगे। बेटा यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे बेटा पूछ ले। नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नो सर। आगे बेटा कुछ सेट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनमें से मैं आप ही से पूछ लेता हूं। बेटा फाइनाइट सेट क्या होते हैं? सर जिनको हमारा टेबल नहीं लग सकता। सर हम बताएं? जी बेटा आप बताओ। सर जिस नंबर की कोई लिमिट नहीं होती वो रुक जाता है।
जिस नंबर की कोई लिमिट नहीं होती और रुक जाता है, ये दोनों बातें बेटा मैच नहीं कर रही। सर मैं आए? जी बेटा बताएं सूरज। सर ऐसा सेट जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, मीन्स हम उसको गिन सकें। गिन सके बेटा, फाइनाइट का मतलब है कि कोई चीज लिमिट में हो, मतलब कोई चीज हम इजीली, जिसके एलिमेंट्स को, जिस सेट में अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो गिने जा सकते हैं तो हम ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहते हैं। और बेटा इनफाइनाइट क्या होता है? सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। सर मैं बताऊं? सर जो लिमिट में ना हो। सर जो खत्म नहीं होते। उसके तो आगे। सही है सर। जो खत्म नहीं होते, मतलब जिसके एलिमेंट्स एंड होने वाले ना हो, मतलब कंटिन्यूअस हो, और जो एलिमेंट गिने ना जा सके, तो इस तरह की चीजों को हम इनफाइनाइट कहते हैं। और बेटा एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं? सर मैं बेटा बताऊं? बताएं। सर खाली सेट को कहते हैं। मैं बताऊं? सर जिसमें बेटा कोई एलिमेंट भी एक एक करके बोले, एक साथ अगर आप बात करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, कुछ ना मुझे समझ में आएगा और ना जो बाकी स्टूडेंट सुन रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। सर खाली सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसके अंदर कुछ भी ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। उसे हम सर एम्प्टी सेट कहते हैं। जी वेरी गुड। अच्छा सर जी जी बोले बेटा। एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट क्यों कहा जाता है सर? इसमें से कोई मेंबर भी नहीं होते और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वेल डिफाइंड हो। ऐसी चीज कोई भी नहीं है जो वेल डिफाइंड हो। इससे आगे बेटा, थोड़ा सा आगे हम इसके सेट्स के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तो तब आपको इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। जब हम इंटरसेक्शन में या जाते हैं, जब हम इस पे ऑपरेशंस कुछ करते हैं तो देन वी गेट अ सेट, तब हम उस एक सेट पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमारे पास कटने के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं होता। तो इस तरह के जो सेट होते हैं जिसमें कोई वेल डिफाइंड ना हो, तो उस चीज को हम कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। जैसे इंटरसेक्शन कर रहे हैं अगर दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल, तो जब उस इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमें मिलता है तो उसमें कोई भी मेंबर नहीं होता, तो इस तरह के सेट को हम एम्प्टी सेट कह रहे हैं कि जो उस एक ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए बताया गया है। ये सिर्फ बेटा उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि ऐसा एक सेट है जो एम्प्टी हो सकता है जो जी सर। किसी ऑपरेशंस का रिजल्ट हो। जी सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया। ओके बेटा। अच्छा अब हम इसको थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं स्लाइड को। फाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। लिमिटेड का मतलब है उसे हम इजीली गिन सकें, लाइक डेज ऑफ अ वीक, मंथ्स ऑफ अ ईयर एंड नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 100। बेटा वीक में कितने डेज होते हैं? 7। 7। 7। बेटा 7 को हम गिन सकते हैं? यस सर। यस Yes, सर, sir. 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7 इज काउंटेबल, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। मंथ्स ऑफ अ ईयर, बेटा कितने होते हैं? 15 महीने होते हैं साल में? नो सर, 12। 12 होते हैं बेटा, 12 भी काउंटेबल है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। और नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक काउंटेबल है, इसीलिए हम इस सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे एक ए सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इससे हम कहेंगे कि ये भी फाइनाइट सेट है। अच्छा बेटा दूसरा हमारे पास इनफाइनाइट सेट, अ सेट व्हिच इज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स की कोई लिमिट ना हो, जो अनकाउंटेबल हो, तो ऐसी चीज को हम, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लाइक स्टार्स इन द स्काई, नेचुरल नंबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। जैसे बी हमारे पास दिया हुआ है बेटा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बी, 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ये बेटा चलते जाएंगे इस तरह से, डॉट डॉट का मतलब है कि ये चीज कंटिन्यू है, कभी एंड होने वाली नहीं है।
उसके बाद बेटा आता है नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। बेटा इसके 3 नाम है, ये तीनों आपके जहन में होने चाहिए कि इसको एम्प्टी भी कहा जाता है, वॉइड भी कहा जाता है और नल सेट भी कहा जाता है। A set which has no element is called an empty or null or void set. It is denoted by phi, और सिंपल हम अगर 2 कर्ली ब्रैकेट्स बना देंगे तो भी उसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, और अगर सिंपल हम फाइ लिखेंगे 0 लगाकर उस पे अगर कट लगाएंगे तो इसको हम पढ़ते हैं फाइ। तो इसको हम किसी भी एम्प्टी सेट को उससे डिनोट करते हैं। 2 एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे हैं, सेट ऑफ स्क्वायर्स विथ 5 साइड्स। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा आप में से? सेट ऑफ स्क्वायर्स विथ 5 साइड्स। मैं जी बेटा। एड़ो चौरस ज्यांच्या 5 साइड हुजन। ऐसा चौरस या ऐसा स्क्वायर जिसकी 5 साइड है। बेटा स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? सर 4 सर 4। सर जी 4 बेटा 4। स्क्वायर की हमेशा साइड्स जो है वो 4 होती हैं। हम जिस रूम में बैठे हैं वो एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उसकी 4 साइड्स है, 5 नहीं होती। तो ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है जिसकी 5 साइड्स हो। तो दैट मीन्स कि ये जो सेट बनेगा हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, ऐसा कोई सेट है ही नहीं, या ऐसा कोई स्क्वायर है ही नहीं जिसकी 5 साइड है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर ए। बेटा ए से पहले इंग्लिश का कौन सा लफ्ज आता है? सर कोई सा भी नहीं। सर कोई भी नहीं। कोई भी सर नहीं। कोई तो भी बेटा नहीं। जब कोई भी नहीं। जब हमारे पास आंसर कोई भी नहीं है तो दैट मीन्स कि ये सेट कौन सा हो जाएगा? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। अच्छा बेटा एक सवाल आप सबसे है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगी हुई है, उसके उसमें कुछ नहीं है, उसमें बेटा कुछ भी नहीं है। अगर उसमें मैं ये फाइ लिख दूं तो ये सेट एम्प्टी होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा सर, एम्प्टी सेट सर नहीं होगा। नहीं होगा। सर नहीं होगा। नहीं होगा। सर नहीं हो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? सर क्योंकि क्योंकि उसके सर अंदर जो नल एलिमेंट सेट है। उसमें बेटा फिर से सब साथ बोल रहे हैं, कोई एक सर क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ है, क्योंकि उस सेट जो फाइ है बेटा, वो फाइ खुद एक मेंबर है, क्योंकि फाइ तो एक सिंबल है। वो जो सिंबल तो एम्प्टी सेट को शो कर रही है, लेकिन फाइ अगर खुद ब्रैकेट्स के अंदर चला जाएगा तो फाइ उसका मेंबर बन जाएगा। इसीलिए हम इसे जो है वो एम्प्टी सेट फिर नहीं कहेंगे। ये हमेशा बेटा याद रखना, ये अक्सर एमसीक्यूज में आपके आता है। यहां तक बेटा बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलने। यस Yes, सर। सर। ऑफ कोर्स सर। बेटा व्हाट इज सिंगलटन सेट? सर जिसमें सर सिर्फ एक मेंबर हो। जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो। कोई और इसमें कुछ इजाफा करना चाहे या बताना चाहे बेटा? क्या ये सही बता रहे हैं मुनेश? बेटा मुनेश सही बता रहे हैं? which have only one element। A set जी which has मुनेश सही only बता रहे हैं। one element। जी मुनेश सही बता रहे हैं, वेरी गुड। तो बेटा वॉइड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर एक एलिमेंट अगर किसी सेट में आ जाए, जैसे अभी एक हमने सेट बनाया था जिसमें एक फाइ हमने रखा था, या अगर ब्रैकेट्स में हम फाइ लगा दें तो वो उसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 1। तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पास सिंगलटन सेट बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है। सिंगल का मतलब होता है 1, अकेला। A set having only one element is called singleton set, like A is equal to bracket 3। बेटा एक A के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है 3, तो इसीलिए जो हमारे पास A है वो क्या है? सिंगलटन सेट। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा इक्वल सेट्स के बारे में किसी को पता है बेटा? सर मैं जी सूरज बताएं बेटा। सर 2 ऐसे सेट ए और बी जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सॉरी सर जो बोथ एलिमेंट्स होते हैं सर जो उस सेट में सर वो सेम हो। वो सेम हो। जी सर क्वांटिटी ना मीन्स उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो। वेरी गुड सूरज। अच्छा बेटा
इक्वल सेट हमारे पास वो सेट होते हैं, ऐसे सेट जिनमें हमारे पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। मतलब अगर एक सेट में 1 2 3 है और दूसरे में भी वही 1 2 3 हो, मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, तो उस ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट, यानी कि उसमें एलिमेंट्स भी एक जितने हो और एक जैसे हो। मतलब एक सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे में भी 3 हो, लेकिन तीनों के तीनों एग्जैक्टली सेम हो। अगर ए और बी सेट है, उनमें 1 2 3 है, तो बी में भी 1 2 3 ही हो। अगर ऐसे दो सेट हमारे पास आ जाए, तो हम ऐसे सेट्स को कहेंगे कि ये दोनों सेट जो हमारे पास है वो इक्वल सेट है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ बोथ कंटेन ऑल द सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो जाएं, तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। एंड रिटन एज ए इक्वल टू बी, उसको हम बेटा लिखते कैसे हैं कि ए, फिर हम इक्वल टू की सिंबल लगा देंगे और बी लिख लेंगे। दैट मीन्स कि ए जो है वो बी के इक्वल है। इट मीन्स कि ए के जितने भी मेंबर हैं वो सेम टू सेम मेंबर्स बी के भी हैं। लाइक बेटा एग्जांपल्स दी हुई है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 4 3 2 1। यहाँ में बेटा सिर्फ ऑर्डर चेंज है, लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास दोनों सेट्स में, चाहे वो a हो चाहे b हो, दोनों में हमारे पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, और लिखेंगे a इज इक्वल टू b, क्योंकि a और b में सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, इक्वल सेट तक? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट्स। बेटा इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? सर वो सेट बेटा आपके अलावा कोई बता दे। रमेश? सर वो सेट जो सेम ना हो। सर वो सेट जो सेम जो सेम ना हो बेटा, जो सेम ना हो उससे मतलब आपका? सर मतलब एलिमेंट्स अलग अलग हो। सर जो ए के अंदर हो वो बी के अंदर ना हो। वो ना हो। अच्छा, और कोई बेटा? मैं जी बेटा सर। बताएं। दो ऐसे सेट और ए और बी वो इसीलिए इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अच्छा बेटा, यहाँ पे वेरी गुड सूरज, के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। थोड़ी सी ये बात बेटा क्लियर कर लें कि अभी आप कह रहे हैं कि इक्वल सेट में हमने कहा था कि जो सेट हो उनके मेंबर एक जैसे हो, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक जैसे ना हो। बेटा एक जैसे ना हो का इसमें कोई तस्वर नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब ही है कि एक जितना। तो एक जितना का मतलब है कि अगर एक सेट में 5 मेंबर हैं और दूसरे सेट में भी 5 मेंबर हैं, वो 5 मेंबर कोई से भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बेटा किसी ने पीपीटी डिस्टर्ब की है अभी? अगर एक सेट में हमारे पास 5 मेंबर्स हैं और दूसरे में 5 मेंबर्स हैं, अब जरूरी नहीं है कि 5 मेंबर सेम हो ना हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, अगर एक में भी 5 है दूसरे सेट में भी 5 मेंबर है, तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो इक्विवेलेंट है। अगर एक सेट में 10 मेंबर्स हैं और दूसरे सेट में 10 मेंबर्स हैं, तो हम यही कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बेटा क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो 11, 11। 11 और हॉकी की टीम में बेटा? सर 11। 11 ही होते हैं। हॉकी की टीम में भी बेटा 11 होते हैं, और क्रिकेट की टीम में भी 11 होते हैं। क्योंकि अब हॉकी के प्लेयर अलग अलग हैं और क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग हैं। जैसे हम अगर पाकिस्तान की हॉकी की टीम ले लें और पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम ले लें, तो दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों के मेंबर एक जितने हैं। क्रिकेट की टीम में भी 11 है
और हॉकी की टीम में भी 11 है। तो इन दोनों का सेट अगर हम बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि ये सेट इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों के ऑब्जेक्ट्स सेम है। उसमें भी 11 है, उसमें भी 11 है। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सेम हो ना हो। अगर सेम होंगे तो भी वो इक्विवेलेंट है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये बात बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, Two sir. sets A and B are called equivalent set if both contain same number of elements and written as. बेटा ये सिंबल थोड़ी सी गौर से देख लें कि A is equivalent to B। एक थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन बनी हुई है, इसको जो ये सिंबल है इसको हम इक्विवेलेंसी की शो करने के लिए लिखते हैं। अगर दोनों सेट के मेंबर अगर बराबर होते हैं, एक जितने होते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे A is equivalent to B। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू ABC। A में भी बेटा 3 मेंबर है और B में भी 3 मेंबर है। दैट मींस कि A इज इक्विवेलेंट टू B। अच्छा, एक सवाल आपसे, क्या इक्वल सेट होंगे? जो भी कोई से भी अगर दो सेट आप लें और वो दोनों इक्वल है, तो क्या वो इक्विवेलेंट भी होंगे? जी बेटा। Yes, sir. सर Yes, sir. सर सारे जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते। जी बेटा, वेरी गुड। इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होंगे बेटा, क्योंकि जितने भी सेट इक्वल होंगे दैट मींस कि उनमें एलिमेंट एक जितने ही होंगे। तो ये बात हमें यहाँ से साफ पता चल रही कि अगर मेंबर एक जितने होंगे तो हम समझ लेंगे कि ये जो सेट की हम बात कर रहे हैं ये इक्वल तो है, लेकिन उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ये सेट इक्विवेलेंट भी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के मेंबर एक जितने ही होंगे तो सारे जितने भी सेट इक्वल है वो सारे इक्विवेलेंट भी होंगे। लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल होने के लिए जरूरी है कि मेंबर बराबर हो और मेंबर एक जैसे हो। लेकिन इक्विवेलेंट में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मेंबर एक जैसे हो। उसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि मेंबर एक जितने हो। इसीलिए जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट जरूरी होते हैं। यहाँ तक बेटा सारी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स तक। यहाँ तक बेटा कोई भी आपका अगर सवाल है तो जितना भी हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सो No, बेटा sir. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और इसको अच्छे से थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। Okay, sir. Thank you, sir. एनी Thank you, असाइनमेंट? sir. Thank you, sir. Thank you, बेटा sir. Allah Hafiz. इस वीक के लिए Thank आपके you, पास sir. असाइनमेंट कोई, तो उसमें हम असाइनमेंट होगी नेक्स्ट वीक में बेटा, आपके पास असाइनमेंट होगी एक्सरसाइज की। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट Sir. सर। जी बेटा। सर कल कौन सा पीरियड होगा? कल बेटा आप अपने टाइम टेबल में चेक कर लें। ओके सर, थैंक यू। अभी मैथ्स का और इंग्लिश का नहीं होगा, शायद फिजिक्स का होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।